अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अच्छा जी सर, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट को शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आपको मल्टीपल केसेस कराए थे और मैंने आपको बताया भी था क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है और अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करके फ्लो चार्ट में ना समझाऊं तो ये खुद रीड करके हो सकता है कि बड़ी मुश्किल से समझ आए। तो हमने उसको क्या किया था, केसेस में ब्रेक किया था। अब अगर मैं पहले केस की बात करूं तो उस पहले केस में मैंने आपको ये बताया था कि फर्म हो या हमारी नेटवर्क फर्म हो या एंगेजमेंट टीम मेंबर हो या एंगेजमेंट टीम मेंबर का कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर हो या अदर पार्टनर हो जहां पे एंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है या उस फर्म का वो पार्टनर हो जो कि नॉन एश्योरेंस सर्विस देता है या उसका मैनेजर या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर, वो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते और मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होल्ड क्लाइंट के अंदर यानी ऑडिट क्लाइंट के अंदर नहीं कर सकते। ऐसे ही जी हमने ये सीखा था लास्ट क्लास में। फिर हमने कहा था कि भाई जो अदर पार्टनर्स की इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की बात हो रही थी, अगर उनको कुछ मिला है और वो उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला है तो उसके लिए भी हमने देखे थे कि भाई वो मिल जाए तो फिर उसके लिए भी सेफगार्ड अप्लाई करने के उनको वो दस्ती जो भी उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसके अंदर वो क्या करना है, डिस्पोज करना है। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर मैं किसी XYZ कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूँ और वो XYZ कंपनी मेरे ऑडिट क्लाइंट को कंट्रोल करती है और वो उसके लिए सिग्निफिकेंट है, तो सीधी सी बात है जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो लॉजिकल सी बात है जिसमें मैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूँ और वो मेरे लिए मटीरियल है, तो ऐसी बात है इस मेरे ऑडिट क्लाइंट के रिटर्न्स या डिविडेंड्स तो वहीं जाने ना। तो अगर कोई मैं मिस स्टेटमेंट या गलती निकालूंगा तो वो टेक्निकली इनडायरेक्टली मेरे सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट वहाँ पे क्या है, लिंक्ड है। तो हमने ये सीखा था। फिर हमने ये सीखा था कि आप किसी ट्रस्ट के जरिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेट से कोई ट्रस्ट है और वहाँ पे आप ट्रस्टी हैं और उसने आपके ऑडिट क्लाइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो या तो आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर वहाँ पे ट्रस्टी है तो उसके भी हमने सेफगार्ड देखे। तो फिर हमने ये देखा था कि भाई आपका अगर इंटरेस्ट कॉमन है, याद रखिएगा मैं बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, ये इतनी इतनी बारीकियां है, अभी मैं पास पेपर कराऊंगा तो आपको सारी चीजें ना वो वहां पे अप्लाई करनी है, वो रिकॉल होंगी तो अप्लाई कर पाओगे, तो सुकून से समझना। हमने ये कहा था कि भाई फर्म हो, नेटवर्क फर्म हो, एंगेजमेंट टीम का मेंबर हो या उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, वो अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखता है और ऑडिट क्लाइंट का भी उसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वो ऑडिट क्लाइंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है किस पे, उस कंपनी के ऊपर जहां पे आपका भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो इसकी हेडिंग ये थी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज इन कॉमन विथ ऑडिट क्लाइंट। तो आप दोनों का एक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, तो सर थ्रेड क्या था भाई, थ्रेड ये था कि हो सकता है आप दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाओ, हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता हो आपके ऑडिट क्लाइंट को, वो ऑडिट क्लाइंट आपके लिए आपके हिसाब से मटेरियल हो। ऑडिट क्लाइंट कह रहा हूँ, सॉरी, ऑडिट क्लाइंट का जिस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो ऑडिट क्लाइंट इस कंपनी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता हो यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हो, और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कंपनी आपके लिए मटेरियल हो। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि भाई जाहिर सी बात है वो जो ऑडिट क्लाइंट है वो आपको धमकाएगा कि भाई मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हूँ और अगर तुमने मेरी गलतियां निकाली तो मैं आपके रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करूंगा, ये बात याद रखना। तो जाहिर सी बात है आप इंटिमिडेशन थ्रेड होगा आपके लिए, आपका अपना पर्सनल मफाद भी होगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप धमकी धमकी में आके जो ऑब्जेक्टिविटी आपको रखनी चाहिए आप वो मेंटेन ना करें। ये मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दिया है ताकि आपको एक फ्रेमवर्क रिवाइज हो जाए। फिर मैंने कहा था कि कुछ केसेस बाकी हैं जो मैंने आज की क्लास में करवाने, देखिएगा। अदर सर्कमस्टेंसेस जिसको मैं कहता हूँ वो लिखा हुआ भी ऐसे ही हो, मैंने आपको कोड ऑफ एथिक्स 2019 में जैसे जो चीज लिखी हुई है मैं उसी सीक्वेंस में आपको लेके आया हूं, तो जरा सुकून से समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले इसके आगे लिखा हुआ है इमीडिएट फैमिली मेंबर, यानी अब ये बात कर रहा है इमीडिएट फैमिली मेंबर की, ये हल्की फुल्की रिपीटेशन ही है बट इसमें फर्क क्या है मैं आपको बता दूंगा। देखो कहता ही है कि फर्म हो या नेटवर्क फर्म हो, टीम मेंबर हो या उनका इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, और उस साइड पे डायरेक्टर ऑफ क्लाइंट हो, ऑफिसर ऑफ क्लाइंट हो या कंट्रोलिंग ओनर ऑफ क्लाइंट हो, यानी उस क्लाइंट का यानी ऑडिट क्लाइंट का मालिक हो, बीच में एक कंपनी है, आपका भी इस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और इन तीनों में से किसी का इस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सो ये तो वही केस हो गया जो आपने अभी कहा था, नहीं उसमें एक फर्क है, इतना बारीक फर्क है कि आपको याद होना चाहिए। देखें इससे पहले जो मैंने बात कही थी मैंने कहा था ऑडिट क्लाइंट का, बात समझे मेरी, ऑडिट क्लाइंट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट था कंपनी में। अब मैं क्या कह रहा हूं, ऑडिट क्लाइंट के बंदों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यानी हम ये कह सकते हैं फर्म की साइड से सब सेम है, उस साइड से ऑडिट क्लाइंट की जगह उसके बंदे आ गए तो उसको अलग से कवर किया इसने। तो ये बहुत इतनी बारीक बात है कि अगर आप रीड करें तो आपके दिमाग की चटनी बन जाए, बोलें भाई ये तो रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन नहीं है, उसमें इतनी सी बारीकी है तो आपको समझ नहीं है उसको, सही है जी। देखिएगा अब वही बात है,
कि भाई अगर डायरेक्टर ऑफ क्लाइंट है तो वो तो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह की जिम्मेदारी जो है, वो गवर्नेंस जो है वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए एक कंपनी में वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सकता है और आपका भी उस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट, देयर माइट बी रिस्क कि आप दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाओ। आपका भाई जाहिर सी बात है फैमिलियरिटी साइड भी आता है कि भाई आपकी दोस्ती हो जाए कि भाई मैं भी इस कंपनी में हूँ, तुम भी इस कंपनी में हो, दोनों मिला के चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सेट क्रिएट करती हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी को क्या करेगी, इम्पेयर करेगी, जो कि होना नहीं चाहिए। फिर वो कहता ही है कि भाई आप इवेल्युएट करें कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेट डिपेंड किस पे करता है। तो समझिएगा भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ सेट कैसे डिपेंड करेगा, सोचते हैं भाई। सिग्निफिकेंस ऑफ सेट उस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर मैं इधर ऑडिट साइड की बात करूं यानी फर्म साइड पे बात करूं, तो किस बंदे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। देखो अगर फर्म का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और मटेरियल, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर वो सिग्निफिकेंट ही होगा साइड। तो अगर मैं एक बात कहूं कि फर्म की साइड से किसी जूनियर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस वुड बी मटेरियल। सही है जी, इस पे सेफगार्ड आराम से अप्लाई हो सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है थ्रेड का, तो वो फैक्टर्स अभी देखते हैं। फैक्टर्स टू इवैल्यूएट लेवल ऑफ थ्रेड। देखिए पहला क्या कहता है, रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑन द ऑडिट फर्म, वेदर द ओनरशिप ऑफ द एंटिटी इज क्लोजली और वाइडली हेल्ड। यानी भाई जो ये कंपनी है इसकी ओनरशिप क्या क्लोज फैमिली मेंबर्स की तो नहीं है। अगर वो क्लोज फैमिली मेंबर्स की मिल मिला के है तो तब भी टीम मेंबर भी कवर होता है उसके अंदर, और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को मिला के देखना आपने, वो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद वेदर द इंटरेस्ट अलाउज द इन्वेस्टर टू कंट्रोल और सिग्निफिकेंट। देखो अगर इस साइड से या उस साइड से, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई क्लाइंट के साइड से इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो फिर हमारी पोजीशन खतरे में आती है, हम उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें धमकाएगा कि भाई तुम अगर मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो इंसान बन के करना, क्योंकि जिस कंपनी में तुम्हारे इंटरेस्ट है वहां पे मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हूँ या कंट्रोल रखता हूँ, तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं डिविडेंड्स वगैरह नहीं दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे रिटर्न्स क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। तो फिर जाहिर सी बात है मेरा अपना जब मफाद आएगा तो मैं अपनी ऑब्जेक्टिविटी को क्या कर दूंगा, इम्पेयर कर दूंगा। तो ये भी एक फैक्टर है सोचने का कि क्या ये जो थ्रेट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फिर कहता है कि द मटीरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर एक दो शेयर रखे हुए हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी मटीरियल। तो ये सारे फैक्टर्स अपने सवाल में के जवाब में रिप्रोड्यूस करने होंगे, बताने के लिए कि आपको नॉलेज है कि भाई हाँ मुझे पता है कि लेवल ऑफ थ्रेट सिग्निफिकेंट कब होगा। आगे देखते हैं। फिर वो कहता है कि भाई इसके लिए जो थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट है, फैमिलियरिटी है, इंटिमिडेशन है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि सेफगार्ड क्या है। रिमूव द ऑडिट टीम मेंबर विद फाइनेंशियल इंटरेस्ट फ्रॉम द ऑडिट टीम। ऐसी बात है जो नक्का वहां पे काम कर रहा है उसको कटा दो, जो मैनेजर है उसको कटा दो, दूसरा मैनेजर ले आओ, व्हाट्सएवर द केसेस। इसके बाद अपॉइंट अ रिव्यूअर टू रिव्यू द वर्क ऑफ ऑडिट टीम मेंबर। ये तो खानदानी सेफगार्ड है हमारा कि भाई जब कुछ भी नहीं बचे तो एक रिव्यूअर लगा दो। पर यहाँ पे देखो ऐसे रिव्यूअर की बात नहीं कर रहा जो फर्म के बाहर हो, ये किसी की भी बात कर रहा है। सही है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। सर अगर व्हाट इफ दिमाग में आपके आ रहा होगा कि अगर फर्म का इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो बेटा वो फर्म के इंटरेस्ट को, फर्म को तो रिमूव नहीं कर सकते ना, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, वो शेयर्स क्या करने होंगे, डिस्पोज करने होंगे। ऐसा ही है। आगे जी, अब सर इसी केस में हम ये कहें कि पहला केस था अदर्स का इमीडिएट फैमिली मेंबर। अब किसकी बात हो रही है, क्लोज फैमिली मेंबर की। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोज फैमिली के अंदर वो लोग आते हैं जो डिपेंडेंट नहीं होते, जिसमें सिबलिंग भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, ये सारे लोग। सही है जी, याद रखिएगा। टीम मेंबर एक क्लोज फैमिली मेंबर है, और क्लोज फैमिली मेंबर का डायरेक्ट या मटीरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो सर जाहिर सी बात है सेल्फ इंटरेस्ट साइड आएगा। फैक्टर्स क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीम मेंबर एंड क्लोज फैमिली मेंबर, भाई कितने क्लोज हैं। सही है जी, तो अगर ज्यादा क्लोज है तो थ्रेड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। वेदर द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट है तो लॉजिकल सी बात है कि भाई मेरा जो ये थ्रेड है वो ज्यादा होगा। अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है इनडायरेक्ट है, वो थ्रेड का लेवल क्या होगा, कम होगा। इसके बाद द मटीरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर वही बात कि क्लोज फैमिली मेंबर है, एक तो इमीडिएट फैमिली मेंबर भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है। डिपेंडेंट हो तो फिर तुम्हारी वेल्थ तो उसकी वेल्थ लिंक्ड होती है ना। तो अगर क्लोज फैमिली मेंबर है, दिस मीन्स कि आपकी वेल्थ आपस में लिंक नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक तो क्लोज फैमिली मेंबर है, उल्टा उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो इमटेरियल है, तब भी आई थिंक कि भाई मेरा जो लेवल ऑफ थ्रेट है वो क्या होगा, कम होगा। सही ये बात है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स की बुक खोल के छापनी होंगी, पर छापोगे तब ना जब पता हो कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। तो इसके बाद हमें वो रीडिंग वाला जो पैराग्राफ है और वो जो हम एक सेशन लगाते हैं वो भी करना है हमने। आगे देखते हैं।
सर इसके ऊपर सेफगार्ड क्या होंगे? सेफगार्ड ये है कि हैविंग अ क्लोज फैमिली मेंबर डिस्पोज ऑफ एज सून एज प्रैक्टिकेबल द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। भाई आप अपने क्लोज फैमिली मेंबर को बोलो दस्ती भेज दो, सही है जी। अगर अच्छा पे वो मना करे कि भाई नहीं भेज सकता, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, तो भाई फिर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ऑडिट नहीं कर सकते, वरना आप उस टीम का पार्ट नहीं बन सकते, ये बात याद रखिएगा। रिमूविंग द ऑडिट टीम मेंबर फ्रॉम द ऑडिट टीम, ऐसी बात है जैसे फॉर एग्जांपल उसके क्लोज फैमिली मेंबर को हमने कहा वो नहीं डिस्पोज कर रहा, तो फिर आखिरी हेल्प क्या किया, उसको बोल दो भाई आई एम रियली सॉरी, आपका बंदा आपकी बात नहीं मान रहा, तो हम आपको इस टीम में नहीं रख सकते, आप जरा यहाँ से कट लें। इसके बाद अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द टीम मेंबर, यानी एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को अपॉइंट करें जो कि अगर वो कुछ काम कर चुका था तो उसको रिव्यू करे, ताकि उसकी जो इंडिपेंडेंस है हमारे क्लाइंट की वो मेंटेन रहे। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अदर इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, टीम मेंबर है, क्लाइंट है, सही है जी, पार्टनर ऑफ अ फर्म और नेटवर्क फर्म, सही है जी। यानी पार्टनर ऑफ अ फर्म का मतलब ये है कि कोई और पार्टनर फर्म का, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज ऑफ फर्म और नेटवर्क फर्म, यानी आईटी वाले लोग XYZ जो भी हैं, और क्लोज फैमिली मेंबर इन लोगों के, यानी ये देखें पार्टनर याद रखिएगा, ये वो वाला पार्टनर नहीं है जो एंगेजमेंट पार्टनर है, वो तो हो गया कवर। ये अपार्ट फ्रॉम दैट की बात कर रहा है, और उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की, इनका अगर क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और किसी टीम मेंबर को, प्लीज समझिएगा, किसी टीम मेंबर को नॉलेज है इस इंटरेस्ट की, तो ये क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट सेट है। तो ये क्या है भाई, फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो लेवल ऑफ सेट है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि फर्म्स में क्या ऐसे कंट्रोल लगे हुए हैं कि जो फॉरन इस चीज़ को रिपोर्ट करें। यानी फॉर एग्जांपल किसी टीम मेंबर को इसकी नॉलेज हुई, तो क्या फर्म का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो फॉरन से रिपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, पहली चीज़ तो ये। और ऐसी बात है अगर ये कंट्रोल्स होंगे फर्म के अंदर वेल स्टेब्लिश होंगे, तो ये लेवल ऑफ साइट क्या होगा, कम से कम होगा। इसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑडिट टीम मेंबर, यानी सर हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर उस ऑडिट टीम मेंबर का कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, या तो हमारा जो पार्टनर है, जो अदर पार्टनर है, उसका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, तो हमें ये देखना है कि भाई उस पार्टनर का उस क्लोज फैमिली मेंबर से रिलेशन कैसा है, क्या वो ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, तो लेवल ऑफ साइट इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद इसके सेफगार्ड ये कि भाई रिमूविंग द टीम मेंबर फ्रॉम द ऑडिट टीम, उसको आप टीम में ही ना रखें। एक्सक्लूडिंग द ऑडिट टीम मेंबर फ्रॉम एनी सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग द ऑडिट एंगेजमेंट, यानी आप उसको कभी भी अपनी डिसीजन मेकिंग का पार्ट, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ यार कि मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस वैल्यू इन यूज़ की वर्किंग को ऐसे देखें तो क्या मैं इस डिस्कशन के अंदर उसको इन्वॉल्व करूंगा, हरगिज़ इन्वॉल्व नहीं करूंगा। इसके बाद अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट रिव्यू टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द टीम मेंबर, यानी इस केस के अंदर वो ये कहता है कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को अपॉइंट करें ताकि उसने जितना काम किया उसको क्या करा लिया जाए, रिव्यू करवा लिया जाए। ऐसा ही है। अच्छा भाई एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्म में हूँ तो मेरी फर्म ने मुझे प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, तो हर महीने मेरी सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट होता है और उतना ही मेरी फर्म उस प्रोविडेंट फंड में जमा कर देती है। सेम इज़ द केस विथ ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड्स। तो मुझे एक बात बताओ, जब मेरा एम्प्लॉयर मुझे ये कहता है, यानी मेरा एम्प्लॉयर तो फर्म ही है ना, अगर फर्म मुझे ये कह रही है कि भाई जब आप रिटायर होके जाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे आपकी फाइनल सैलरी के मुताबिक, तो जाहिर सी बात है वो मुझे पैसे देने के लिए यही करेगा ना कि अपनी जेब से तो नहीं देगा, कोशिश करेगा कि वो इन्वेस्टमेंट्स करे और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आते हैं वो फंड को बढ़ाता रहे, ताकि उसकी जेब से कम लगे और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है उससे मुझे पैसे देता रहे। ऐसा ही है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि फर्म का एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान हो, और उस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ने, यानी ऑडिट टीम के किसी बंदे ने नहीं, ना कि फर्म ने, फर्म के रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ने ऑडिट क्लाइंट में इन्वेस्टमेंट की हुई, तो सर ये भी तो लेवल ऑफ साइट सिग्निफिकेंट ही है ना, सेल्फ इंटरेस्ट साइड है, क्योंकि अब किसी ऑडिट एंगेजमेंट की बात नहीं है, अब पूरी फर्म लेवल की बात है। तो इस फर्म लेवल की बात को अगर हम देखें तो ये तभी ऑडिट हो सकता है जब ये रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन अपना इंटरेस्ट एज सून एज पॉसिबल क्या करे, डिस्पोज ऑफ करे, अदरवाइज ये ऑडिट एक्सेप्टेबल नहीं है। आए सर एक समर 2018 का एक बेहतरीन पास पेपर देखते हैं जिससे आपका एनालाइज कर पाएंगे आप अपने आप को कि भाई क्या मैं इस लायक हूँ कि मुझसे पास पेपर अटैम्प्ट हो पाए। ज़रा सुकून से देखिएगा, मैंने केसेस बनाए इसके, सुनिएगा। मैंने ये कहा कि सर निसार खालिद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स NKC हैज़ बीन अप्रोच बाय हेक्टर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, यानी HL ने मुझे अप्रोच किया है, यानी मुझे हम कहेंगे NKC हम लोग हैं,
सही है जी। लिस्टेड हम मतलब एक लिस्टेड कंपनी ने हमें अप्रोच किया एक ऑडिट फर्म को फॉर अपॉइंटमेंट एज एचएल्स ऑडिटर्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 अप्रैल 2019, यानी हमारा इनका जो ईयर एंड है वो 30 अप्रैल 2019 है और अब तक हमने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, हमें अभी अप्रोच किया गया, अभी हम कंसेंट वगैरह देंगे। पर आपको याद होना चाहिए कि अगर हम कंसेंट देंगे तो पहले हम अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, जैसे बीइंग इन निवाय हम पूरा एक क्लाइंट का एक्सेप्टेंस प्रोसीजर चलाते हैं, जब क्लाइंट एक्सेप्ट हो जाता है तब हम एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं, अदरवाइज हम नहीं भेजते। आगे देखिएगा, द कोर डिपार्टमेंट्स ऑफ एनकेसी अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ पार्टनर आर एज फॉलोज। तो कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स क्यों भाई, क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स में आपने सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं देखनी होती, आपने अपनी कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस ये भी देखना होता है कि क्या आपके पास इतना सफिशिएंट स्टाफ, नॉलेज, ये सारी चीज़ें होंगी कि आप ऑडिट कर पाएँ। तो नॉलेज वगैरह की बातें तो बात की बात है, अभी हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि भाई क्या हम पहले इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। आगे देखिएगा, द कोर डिपार्टमेंट ऑफ एनकेसी, यानी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के लोगों की बात कर रहा है कि उनके डिपार्टमेंट में कौन कौन से पार्टनर्स हैं। नेम्स ऑफ पार्टनर आर एज फॉलोज। देखिएगा, एश्योरेंस डिपार्टमेंट में निसार भाई हैं, हशमत भाई हैं, मोइन हैं, राशिद हैं, आरिफ हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के यानी क्यूसीआर पार्टनर अली और उस्मान हैं। और टैक्स और कॉर्पोरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट के जो पार्टनर हैं वो खालिद, ओवैस और हसान हैं। अच्छा, अब एक बात, ये बात तो आपको पता ही होगी ना, मतलब भले ही जूनियर लेवल पे होगी, अभी ज्वाइन की होगी फर्म, ये तो पता ही होगा ना भाई कि लिस्टेड कंपनी के लिए क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का होना लाजमी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर भी ऑडिट एंगेजमेंट टीम का पार्ट होता है। बस ये बात आपने याद रखनी है। और जो टैक्स के रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो उसमें हम टैक्सेशन की कंसल्टेशन भी टैक्स एक्सपर्ट से लेते हैं, जो कि फर्म का पार्ट होता है। तो अगर किसी ऑडिट एक्सपर्ट को हम अपॉइंट करते हैं तो वो भी इंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा। ये आपको मैंने बेसिक सा रिविजन करा दिया कि जो हमारी बेसिक्स होनी चाहिए, जो दिमाग में होनी चाहिए सॉल्व करने से पहले। आगे देखते हैं, एनकेसी इंटेंड्स टू अपॉइंट राशिद एज ए एंगेजमेंट पार्टनर, यानी जो ये कंपनी है, समझिएगा, इस कंपनी को जो कि एचएलआई है हमारे पास, इस कंपनी के ऑडिट के लिए ऑडिट फर्म यानी एनकेसी अपॉइंट करना चाहती है राशिद भाई को एज ए एंगेजमेंट पार्टनर। आगे सुने, एज पार्ट ऑफ द क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स एन ईमेल वॉज सर्क्यूलेटेड टू ऑल द स्टाफ ऑफ द फर्म टू डिस्क्लोज एनी इन्वेस्टमेंट इन एचएल। जैसे हमारी जो इंडिपेंडेंस कंफर्मेशंस होती हैं, हम भी वर्चुअली इसको ईमेल के जरिए कंफर्म करते हैं अपने पोर्टल के ऊपर जाके कि भाई आप बताएं अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी के अंदर तो आप वो डिस्क्लोज कर दें। तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल के जरिए किया वो। अच्छा भाई, टू डिस्क्लोज एनी इन्वेस्टमेंट इन एचएल एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज, आपको याद होगा रिलेटेड पार्टीज भी कवर होती हैं। इसके बाद बाय एनी पार्टनर, एम्प्लॉय और दियर फैमिली मेंबर, वेदर दियर फैमिली मेंबर इज क्लोज फैमिली मेंबर और इमीडिएट फैमिली मेंबर, आपको दोनों में फर्क पता है। आगे देखिएगा, समरी ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी भाई जब ये ईमेल सर्कुलेट हुई है तो फिर उसके रिस्पॉन्सेज आए, तो देख लेते हैं क्या क्या सीन है। राशिद कंफर्म कर रहा है इट्स सेल्फ एंगेजमेंट पार्टनर कि इन्होंने कोई शेयर्स होल्ड नहीं किए हुए, अलबत्ता इनकी जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने 2 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए म्यूचुअल फंड में। भाई किए म्यूचुअल फंड में तो क्या मसला है भाई, आके उसका राइट है, देता होगा पार्टनर, पैसे करती होगी सेविंग अपनी, कोई मसला नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ तक तो पंगा नहीं है, यानी हम यूं कहें इमीडिएट फैमिली मेंबर हैज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, ये हो गया ना, अभी ये बना है। आगे, द म्यूचुअल फंड हैज इन्वेस्टेड 14% ऑफ इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एचएल। अच्छा, यानी अब वो ये कह रहा है कि भाई जो म्यूचुअल फंड है वो एचएल के अंदर जो क्लाइंट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं दिस इज एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इस म्यूचुअल फंड को कंट्रोल नहीं करता। अगर मेरा म्यूचुअल फंड को मैं कंट्रोल करूं तो दैट मीन्स कि वो डायरेक्ट हो गई ना, ऐसा ही है। आगे सुनते हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर 2 मिलियन म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड ने आगे इन्वेस्टमेंट की है हमारे ऑडिट क्लाइंट में, यानी प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्लाइंट है, जो कि अभी ऑडिट क्लाइंट बना नहीं है। सर अब वो अंग्रेजी लिखते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि आपने सिचुएशन को बयान करना है। होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट में क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्टेड, आपने पहले ये जुमला बता दिया। इसके बाद फिर आपने इस हकीकत को बयान किया कि इवन दो द राशिद does not have any financial interest in HL, however
His wife, being an immediate family member, holds an indirect financial interest since she beneficially owns shares in HL through a collective investment trust. यानी collective investment trust का मतलब ये है आपका म्यूचुअल फंड. तो क्या हम ये कह सकते हैं, हमने क्या बोला पहले, हमने इसको उस हेडिंग का सेक्शन का नाम बताया कि होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्टेड. फिर हमने बताया ऑल दो राशिद का इटसेल्फ डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ इमीडिएट फैमिली मेंबर ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तहत आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो दिस विल क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्टेड. क्योंकि 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 ये टेक्निकली इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. वही बात इसने बता दी. अब आगे देखते हैं. इट नीड्स टू बी असेस वेदर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड इज मटीरियल टू हर. यानी अब ये देखना है कि क्या इसकी वाइफ के लिए ये अमाउंट मटीरियल है या नहीं है. इफ यस अगर जवाब आता है हाँ, a self-interest set would be created, then the firm should not accept the assignment unless, देखो बोल रहा कि मना करता है ना. देखो मैंने आपको पहला केस है, ये पहला केस है कि अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर ने इनडायरेक्ट मटीरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये वहां की अंग्रेजी को दोहरा रहा हूं मैं, देखो अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता तो वहां पे मटीरियलिटी की तो बात ही नहीं आती ना. यहाँ पे क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट मटीरियल. तभी तो उसने बोला कि भाई मटीरियलिटी को जज करो कि अगर ये मटीरियल है और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और मटीरियल है, तो फिर हम इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस इसकी बेगम साहिबा इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं. देखिएगा, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर डिस्पोज ऑफ और सफिशिएंट, या तो फिर इतना सफिशिएंट अमाउंट डिस्पोज हो जाए जो कि अमाउंट बच जाए तो वो मटीरियल ना हो. ये पहला केस था इस सवाल का. क्लियर है जी. आगे अच्छा भाई, अब एक रिस्पॉन्स हो गया, मैं दूसरे रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं. जाहिद हैज बीन वर्किंग एज एन ऑडिट मैनेजर विद राशिद. यानी जाहिद भाई जो है हमारे, वो काम कर रहे हैं एज अ ऑडिट मैनेजर विद, यानी इस पार्टनर के अंडर काम कर रहे हैं. आगे यानी एंगेजमेंट टीम मेंबर ही हो गया ये. आगे सुने. Zahid has disclosed that he has invested rupees 50,000 in the shares of Troy Limited. अब ये Troy Limited कोई और कंपनी है. और HL जो है, HL बोले तो कौन है सर? HL वो है जो हमें प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्लाइंट है जिसने हमें अप्रोच किया है. HL 20% होल्ड करता है DL में. तो क्या हम ये कह सकते हैं, बोलो माइंड मैप, इमीडिएट फैमिली मेंबर का एक कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट और आपके ऑडिट क्लाइंट का भी उसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है. आपने सिर्फ ये देखना, देखो यहाँ पे क्लाइंट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना कि उसी कोई बंदे का. तो ये पहला वाला केस है. आपको याद होगा इसकी एक्सेप्शन थी कि ये क्लाइंट तब ही हो सकता है जब ये दोनों के लिए इमटेरियल हो. दोनों के लिए क्या हो? इमटेरियल हो. आए देखते हैं. ऐसा ही है जी, यही सिनेरियो है. आगे देखते हैं. होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट में क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट सेट. Since HL owns 20% shares in TL, HL can exercise significant influence over TL. ये वही वाली बात वहीं से उठा के लिखनी है. However, the materiality of the interest both for HL in TL and Zahid in TL needs to be, यानी दोनों के लिए हमें देखना है कि दोनों के लिए मटीरियल तो नहीं है. आगे, in case the financial interest is material to any of the parties, the threat created would be so significant that it can only be reduced if Zahid disposes of his entire shareholding or reduces it to such an extent that it no longer remain material. यानी देखो, हमने ये पहले बहुत ही क्लियरली बात सीखी हुई है ये कि अगर दोनों में से किसी एक के लिए भी मटीरियल है ना, तो थ्रेड बहुत सिग्निफिकेंट होगा. और इस थ्रेड को अगर एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना चाहते हो तो जाहिद भाई को बोलो अपने शेयर 10 ही बेचें, वरना ऑडिट टीम से कट लें. ऑडिट टीम से कैसे कटेगा, फर्म का तो फिर भी पार्ट है ना. तो देखो दो तरीके हैं. या तो जाहिद को अगर एंगेजमेंट मैनेजर रखना है तो इसको बोलना पड़ेगा कि आपने शेयर्स क्या करना है, डिस्पोज करना है, आपको रखना अलाउड नहीं है. आगे जी, रिस्पॉन्स बाय अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. यानी अब ये जाहिद और उसकी टीम की बात हो गई, अब अदर पार्टनर्स की बात कर रहे हैं. आगे, अली हैज इन्वेस्टेड ₹45,000 इन शेयर्स ऑफ HILs लिमिटेड विच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ HL. यानी अली देखते हैं कौन है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का पार्टनर है. अब ये भी तो बात नहीं पता ना कि क्या अली ही इस HL लिमिटेड का यानी हेक्टर लिमिटेड का QCR पार्टनर बनेगा. भाई लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो एंगेजमेंट पार्टनर है जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, अब उसके साथ लाजमी थोड़ी ना कि अली QCR पार्टनर होगा. भाई उस्मान भी तो हो सकता है. तो अब देखना है कि क्या सीन है. पर एक बात समझ आ रही है, अली ने 45,000 इन्वेस्ट किए हुए HILs लिमिटेड के अंदर, शेयर्स के अंदर, HILs लिमिटेड के शेयर्स के अंदर. यानी अली ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए जो XYZ HILs लिमिटेड है.
वो अचाइज लिमिटेड कौन है? होल्डिंग कंपनी है। आपको ऐसा केस याद आ रहा होगा, देखो उसने पूरा कवर किया फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, यानी फर्म के किसी पार्टनर ने, फर्म के किसी पार्टनर ने, ऐसा ही है, फर्म के किसी पार्टनर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी किसी, अब हमारे ऑडिट क्लाइंट की होल्डिंग कंपनी है, याद आ रहा है केस, हमारे ऑडिट क्लाइंट की होल्डिंग कंपनी है। अब दो बातें, दो बातें, पहला, क्या मेरे लिए मटीरियल है, पहला, यानी मेरे लिए बोले तो अली के लिए। दूसरा, क्या ये क्लाइंट कंट्रोल तो करता है, यानी ये कंपनी कंट्रोल तो करती है हमारे ऑडिट क्लाइंट को, क्या ये कंपनी के लिए हमारा ऑडिट क्लाइंट मटेरियल है? अगर ये कंपनी के लिए हमारा ऑडिट क्लाइंट मटेरियल है और मेरी इन्वेस्टमेंट भी मटेरियल है, तो मेरे लिंक है डायरेक्टली उससे, जो रिटर्न्स आएंगे मेरे ऑडिट क्लाइंट से, मेरे रिटर्न डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि जो भी मेरा ऑडिट क्लाइंट कमाएगा वो यहाँ रिपार्ट करेगा, सही है जी, रिटर्न्स को, और वहाँ से मुझे मिलेगा। तो अब ये सारे सिनेरियोज को हमें देखना है, सही है जी, उसको लिखना भी है, देखते हैं। ऐसा ही है आगे। Person performing quality control for the engagement or providing consultation regarding technical issues for the engagement are also included in an audit team। मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर एक्सप्लेन भी किया था कि वो भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी ऑडिट टीम का पार्ट होते हैं। आगे, a self interest thread may be created due to Ali's holding of shares in the holding of HL if the investment in HL is material to AL। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर मेरी AL लिमिटेड जो अचाइज लिमिटेड है वो उसको कंट्रोल तो करती है, बट कंट्रोल करना डजेंट मीन कि उसके लिए मटेरियल, उसकी छोटी सब्सिडी भी हो सकती है एज कम्पेयर टू पूरा ग्रुप। तो अगर उसके लिए मटेरियल है तो फिर आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए बात, तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएट करेगा। आगे, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मटेरियल टू एल देन द फर्म शुड नॉट अपॉइंट अली एज द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। देखा वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट मटेरियल है एएल के लिए, चाइल्ड लिमिटेड के लिए, तो आप अली को कटा देना, अली को अपॉइंट नहीं करिएगा अनलेस ही डिस्पोजेस ऑफ हिज एंटायर इन्वेस्टमेंट। देखो अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट भेज देगा सारी की सारी, तब तो कोई पंगा नहीं है। ये देखो यार, सिर्फ इतना से बताना चाहता हूँ कि सीधे सीधे केसेस है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, आपने सिर्फ हिस्ट्री की नोट्स लगाने हैं और अपने केसेस के नाम लिख देना वहाँ पे। आपको 5-6 बार रीड करके ना, बस जैसे ये सुन लिया ना, अब 1-2 बार रीड करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर पास पेपर की प्रैक्टिस करो, खोल खोल के लिखो, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी तो साथ साथ पास पेपर कराओ रेलेवेंट। तो यार ये फ्री के मार्क्स होते हैं 15 नंबर, या प्लीज खुदा के वास्ते इसको अच्छे से करना, सही है जी। आगे फिर दूसरी चीज, रिस्पॉन्सेज बाय अदर पार्टनर्स के अंदर वो कहता है अवेज हैज कंफर्म। अवेज देखने सर भाई वो टैक्स डिपार्टमेंट का या कॉर्पोरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट का बंदा, आगे देखिएगा। Aways has confirmed that his son has invested rupees 500,000 in debentures issued by HL। लो हो भाई, ये तो हमारा जो प्रपोज ऑडिट क्लाइंट है, यानी प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्लाइंट है, उसी के इशूड डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अवेज भाई हैं, मैंने इवन पार्टनर ही हैं, वो टैक्स डिपार्टमेंट में या एडवाइजरी, कॉर्पोरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट के अंदर है, फर्म का ही पार्ट है, फर्म का ही पार्ट, बट उनका भी तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना। आए देखते हैं इसके लिए क्या कहता है। इफ अवेज सन इज नॉट, अवेज सन हैज इन्वेस्टेड, सही जाके सुनिएगा। इफ अवेज, अच्छा पहले तो सन की बात करें अगर, तो क्या हम कह सकते हैं कि अवेज भाई जो हैं हमारे वहाँ पे पार्टनर हैं, उनका बेटा, क्या उनका बेटा क्लोज फैमिली मेम्बर में आता है? क्लोज फैमिली मेम्बर में तब आएगा जब डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है इसने दोनों बातें कवर क्यों, रीड कर लेते हैं। इफ अवेज सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, देखिए शुरू भी यहाँ से कर रहा है, देन एनकेसी कैन एक्सेप्ट द असाइनमेंट। अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। आगे, हाउएवर इफ अवेज इज टू बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स एडवाइजरी पार्टनर, यानी अगर आप उसको टैक्स एडवाइजरी पार्टनर बनाएंगे, देखिए पहले तो वैसी फर्म का पार्टनर है तो कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अगर वो टैक्स एडवाइजरी पार्टनर से ऑडिट इंगेजमेंट के लिए बनेगा, देन उसका जो बेटा है वो क्लोज फैमिली मेंबर के जुमरे में आएगा। क्लोज फैमिली मेंबर के जुमरे में कब आएगा? जब उस पर डिपेंडेंट नहीं है। would have to dispose of all of his holdings or a sufficient amount is disposed of so that the remaining amount is no longer material। याद है आखिरी वाला केस कि क्लोज फैमिली मेंबर है, क्लोज फैमिली मेंबर है, सही है जी, किसी ऑडिट टीम के मेंबर का। तो ये आखिरी केस था जो सबसे आखिर में करवाया था, उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। आगे सुनिएगा। अच्छा देखो, तो इशू कब नहीं है भाई? इशू तब नहीं है जब क्लोज फैमिली मेंबर हो,
सही है, और वो पार्टनर से फर्म का पार्टनर हो और कोई मसला नहीं हो, दैट्स इट। समझिएगा मेरी बात को। देखें, फर्म का एक पार्टनर है जो एंगेजमेंट से रिलेटेड नहीं है और क्लोज फैमिली मेंबर की बात कर रहा है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब कोई साइड नहीं है। अगर फर्म का पार्टनर हो और इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, अगर फर्म का कोई अदर पार्टनर हो जो एंगेजमेंट पार्टनर ना होता है, एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो और इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, तब भी नहीं रख सकता। तो यहाँ पे क्लोज फैमिली मेंबर की बात की तब कह रहा था, तो आगे क्या कंडीशन लगा रहा, देखो कैसे इसने अच्छे तरीके से इसने कवर किया। इसने बोला कि अगर ये जो अवेश हैं इस एंगेजमेंट के ऊपर एज अ टैक्स पार्टनर अपॉइंट किए जाएंगे, तो फिर ये वाला जो आखिरी वाला क्लॉज था वो अप्लाई हो जाएगा। और आखिरी वाले क्लॉज में ये लिखा हुआ था, आखिरी वाले क्लॉज के अंदर, कि भाई अगर हमारे टैक्स पार्टनर यानी जो एंगेजमेंट टीम का जो पार्टनर है, कोई भी एंगेजमेंट टीम का बंदा है, उसका क्लोज फैमिली मेंबर भी हो, वो भी शेयर्स होल्ड या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड या डिबेंचर्स होल्ड नहीं कर सकता। मैं फिर क्लियरली बता रहा हूँ, देखिए 3 केसेस कर लेते हैं। मैंने कहा पहला सबसे पहला केस याद करो कि अगर कोई अदर पार्टनर है जो कि एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं, ऐसी फर्म का बंदा है, सही है जी, और उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, उसका कौन हो, इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, तो शेयर्स नहीं रख सकता, उसको साइड में कर दिया। मैंने कहा अगर फर्म का कोई ऐसे ही पार्टनर हो जो कि एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं हो और क्लोज फैमिली मेंबर हो, तो वो शेयर्स रख सकता है क्लोज फैमिली मेंबर, फर्म की जात पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्म के पार्टनर ने डायरेक्टली नहीं रखे हुए, क्योंकि वहां पे इमीडिएट फैमिली मेंबर की बात होती थी। तीसरा केस, अगर कोई ऐसा अदर पार्टनर है जो कि एंगेजमेंट में यूज किया जाएगा, जैसे टैक्स पार्टनर, टैक्स एक्सपर्ट हो गया ये हमारा, सही है जी, और इसका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, तो इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो तभी वो कह रहा है वो ये रख नहीं सकता, यानी हम इस अवेश को अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक उसका बेटा ये डिबेंचर्स को डिस्पोज ऑफ ना कर दे। ये बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया, पूरा एक सर्कल यहाँ पे रिवाइज करा दिया ताकि कॉन्सेप्चुअली साउंड रहो। आगे टॉपिक कहता है सन इंटेंस टू रिटेन द इन्वेस्टमेंट एंड एनकेंसी शुड रिकंसिडर to have a chartered accountant review that work performed by Ovesh or remove Ovesh from the engagement team। यानी या तो फिर जो अवेश का काम किया है उसको वापस से रिव्यू करो। ये बेवकूफ़ाना बात है कि एक तो आपने टैक्स का पार्टनर लगाया, फिर टैक्स के पार्टनर के लिए दूसरे टैक्स का पार्टनर लगा दो। भाई इससे अच्छा उसी को हटा दो, दूसरा ही पार्टनर ले आओ। तो पहला वाला ऑप्शन आई थिंक वुड बी वेरी फिजिबल। इसके बाद अगर अवेश का जो बेटा है वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, then it would be a direct investment in an audit client। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई by an immediate family member and NKC could not accept the assignment unless कि वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स को क्या करे, डिस्पोज ऑफ कर दे। आई होप आपको ये क्लियर है। ये ऐसा मतलब एक ब्यूटीफुल तरीके से सवाल को ड्राफ्ट किया गया था जिसके अंदर उसने तकरीबन फाइनेंशियल इंटरेस्ट के हर एक एरिया को टच किया है। आई होप दिस इज क्लियर। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम नए केसेस करेंगे, सही है जी, नए पास पेपर्स करेंगे। तो आई होप आप इसको साथ साथ कवर भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने आखिरी वक्त के लिए रखा तो आप सिर्फ क्लासेस ही ले पाएंगे, सिर्फ यही पास पेपर कर पाएंगे, खुद से पास पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई खुदा के वास्ते साथ साथ इसको लेके चलें ताकि ये टाइमली बेसिस पे खत्म हो जाए। जज़ाकल्लाह।